हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 22 से 28 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अ सोलर पार्क ऑफ 400 मेगावाट कैपेसिटी विल बी सेटअप बाई सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 400 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क बनाया जाएगा। ये जो सोलर पार्क है ये बनाया जाएगा किन्नौर जिले में। तो हाल ही में जो हमारा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उनके द्वारा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 400 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी अवॉर्डेड द उत्कृष्ट सेवा मेडल। हिमाचल प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। तो कितनों को सम्मानित किया जाएगा इस मेडल से। तो 96 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें कि उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के लगभग 96 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें कि उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा और 77 ऐसे हैं जिन्हें कि अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो मेडल हैं ये वर्ष 2020 के इनके सराहनीय कार्यों के लिए दिए जाएंगे। एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश और डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर डिजिटल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो कहाँ पर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा सुंदरनगर में। और सुंदरनगर जो है मंडी जिले में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में केरल और कनाडा की तर्ज पर डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। अभी हमारे इंडिया में केरला में भी एक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में भी स्थापित की जाएगी। और इसके लिए जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। और ये जो बनाई जाएगी ये सुंदरनगर में जो जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर उसे विकसित करके इसे डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। और इस डिजिटल यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, कृषि और बागवानी इस तरह के कोर्स करवाए जाएंगे। रिसेंटली पोइट लिटरेटर नवीन हल्द्वानी पास्ट अवे। ही बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कवि साहित्यकार नवीन हल्द्वानी का निधन हो गया। वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे। तो कांगड़ा जिले के रहने वाले थे नवीन हल्द्वानी। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पहाड़ी भाषा के कवि, साहित्यकार और विचारक, इनका नाम था नवीन हल्द्वानी। इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म जो है कांगड़ा की हल्दून घाटी के पंजराल गांव में 24 दिसंबर 1949 को हुआ था। और लगभग इन्होंने 17 पुस्तकें जो है लिखी थी, उन्हें प्रकाशित किया था, जिनमें से कि 14 पुस्तकें जो थी वो पहाड़ी भाषा में थी और 3 जो थी हिंदी भाषा में थी। और इन्हें पहाड़ी भाषा का कबीर भी कहा जाता था। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बोला कर दे पहाड़। इस पुस्तक को अमेरिकी नागरिक हैं रिचर्डसन, उन्होंने रिसर्च करने के लिए ले गए हैं। Who has won the gold medal in the giant slalom event in the national skiing championship that started in ओली उत्तराखंड। उत्तराखंड के ओली में शुरू हुई नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप में जायंट सैलोम इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। अगर आप करंट अफेयर देखते हैं हिमाचल प्रदेश के खासकर, तो आपको पता ही होगा कि कौन है ये। पहले भी न्यूज़ में थी ये। इनका नाम है आंचल ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश की मनाली की रहने वाली हैं आंचल ठाकुर। उन्होंने उत्तराखंड के औली में जो शुरू हुई है राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप यानी कि नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और जैसा कि हमें डिस्कस किया, ये मनाली की रहने वाली हैं और इनकी जो इवेंट था वो था जायंट सैलोम इवेंट। इसके अलावा पहले ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि इन्होंने भारत को भी एक पदक दिलाया है। इन्होंने यूरोप में कैलासीन में एक इंटरनेशनल स्कीइंग फेडरेशन द्वारा अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उसमें जायंट सैलोम इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा ये 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्की एथलीट महिला बनी है। तो ध्यान रखिएगा क्यों थी न्यूज़ में, क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हु स्टूड फर्स्ट इन द 2-day स्टेट लेवल सीनियर कैटेगरी ऑनलाइन चेस कंपटीशन। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर वर्ग ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो ये है सूर्यांशी और ये प्रथम स्थान पर रही। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर वर्ग की शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस कंपटीशन को जो है ऑनलाइन ही आयोजित किया गया था। इसमें महिला और पुरुष दोनों मिलाकर 40 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जो टॉप 8 थे उनमें नंबर 1 पर रही सूर्यांशी, नंबर 2 पर रहे रोमित वर्मा और नंबर 3 पर जो रहे वो रहे यासर अब्दुल्ला। How much amount has been approved by the Himachal Pradesh government for the first time being used in Lahaul Spiti district for the anti-freezing drinking water project?
लाहौल स्पीति जिले में पहली बार उपयोग हो रही एंटी फ्रीजिंग पेयजल परियोजना को हिमाचल सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर दी गई है? तो 13.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है हिमाचल सरकार द्वारा। तो हाल ही में हिमाचल सरकार ने पहली बार एंटी फ्रीजिंग पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत 13.19 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए गए हैं। और जो हिमाचल का जल शक्ति विभाग है उनके द्वारा इस पेयजल परियोजना को लाहौल स्पीति जिले के मुख्यालय केलांग में शुरू किया जा रहा है। In which district the first floating solar power plant of हिमाचल प्रदेश will be set up? हिमाचल प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बिलासपुर जिले में स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो हिमाचल प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है बिलासपुर जिले के नियाला गांव में स्थापित किया जाएगा और इसे नंगल डैम का जो पौंड है उसमें स्थापित किया जाएगा और इसका जो निर्माण है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। देखिए, जो हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ई रिवर्स नीलामी की गई, जिसके अंतर्गत बिल्ड ओन एंड ऑपरेट इसके आधार पर यानी कि निर्माण स्वामित्व और संचालन यानी कि जो इस नीलामी को जीतेगा वही बिल्ड भी करेंगे, उन्हीं का ही होगा और वही ऑपरेट करेंगे। तो इस नीलामी में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इस नीलामी में जीता कि ये हिमाचल प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है इस्टेब्लिश करेंगे और 15 मेगावाट जो है ग्रिड कनेक्टिविटी की इसकी क्षमता होगी और लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड इनके बीच में बिजली खरीद के लिए भी समझौता अभी किया जाएगा। रिसेंटली 25 अटल ज्ञान केंद्रास हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द पंचायत ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में किस जिले की पंचायतों में 25 अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो कुल्लू जिले की पंचायतों में 25 अटल ज्ञान केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि कुल्लू प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। तो कुल्लू प्रशासन की ग्राम पंचायत अटल ज्ञान केंद्र पहल का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 दिसंबर 2021 को किया था और अभी जो है 25 अटल ज्ञान केंद्र जो है स्थापित कर दिए गए हैं। और ये जो आइडिया आया था, ये जो कुल्लू के डीसी हैं आशुतोष गर्ग, उनके द्वारा आइडिया दिया गया था कि कुल्लू जिले में अटल ज्ञान केंद्र जो है शुरू किए जाएं। इन अटल ज्ञान केंद्रों में 24 घंटे पुस्तकालय की सुविधा होगी, मुफ्त इंटरनेट होगा। इसके अलावा जो पुस्तकें हैं वो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी और जो भी अन्य दानदाता हैं जो पुस्तकें देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा कुल्लू जिले की लगभग 235 ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। The Himachal Pradesh government has notified the constitution of the which commission, its terms of office, objectives, power and functions. हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस आयोग के गठन, उसके कार्यकाल, उद्देश्यों और शक्तियों और कार्यों को अधिसूचित किया है? तो ये जो आयोग है ये है सामान्य वर्ग आयोग। तो हाल ही में हिमाचल सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग के संविधान को अधिसूचित किया है, जिसमें इसकी कार्यप्रणाली और स्वरूप के बारे में स्थिति जो है स्पष्ट कर दी गई है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 इसके सदस्य होंगे और 1 साल का इनका कार्यकाल रहेगा और जो मुख्यालय होगा वो होगा शिमला में। इसके अलावा बात करें कि इस आयोग का क्या कार्य होगा, तो जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी समस्याओं को निरीक्षण करेगा, उनके मुद्दों को निरीक्षण करेगा सामान्य वर्ग आयोग। इसके अलावा सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करेगा, अध्ययन करेगा, उनके उत्थान के लिए विकास योजनाएं बनाएगा और उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा इस आयोग के जरिए। इसके अलावा आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि 10 दिसंबर 2021 को हिमाचल सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कभी एग्जाम में डेट आ जाए तो 10 दिसंबर 2021 को ये नोटिफाई कर दिया गया था। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू सेटअप अ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? भारतीय खेल प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश के स्थान पर उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो धर्मशाला में इसके लिए योजना बनाई जा रही है। तो जो हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण है, उनके द्वारा धर्मशाला में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसको स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। और जो कांगड़ा जिला प्रशासन है इनके द्वारा जो इंद्रनाग एरिया है वहाँ पर 15 हेक्टेयर भूमि का चयन भी कर दिया गया है। इन विच कैटेगरी हिमाचल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड ट्रेनिंग एज एन एड ऑन कैटेगरी अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम कौशल विकास कार्यक्रम के तहत एड ऑन श्रेणी के रूप में किस श्रेणी में प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अब जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। द पीपल ऑफ विच कम्युनिटी ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आर डिमांडिंग एसटी स्टेटस? सिरमौर जिले के किस समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं?
तो हाटी समुदाय के लोग जो हैं सिरमौर जिले के हैं और ये वहाँ पर एसटी कैटेगरी के स्टेटस की मांग कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का जो गिरिपार एरिया है, जिसे ट्रांसगिरी एरिया भी कहते हैं, उसमें शिलाई, पछात और पांवटा विधानसभा क्षेत्र के जो एरिया हैं, वहाँ के हाटी समुदाय के लोग जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि जनजातियों का जो दर्जा है उसकी मांग कर रहे हैं। देखिए, जो उत्तराखंड है वहाँ का जो जौनसार एरिया है, वहाँ के हाटी समुदाय के लोग हैं, उन्हें भी एसटी स्टेटस दिया गया है और भारत सरकार द्वारा दिया गया है। तो जो अब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर एरिया के जो हाटी समुदाय के लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हीं के तर्ज पर उन लोगों को भी एसटी स्टेटस दिया जाए। इसके लिए महाकुंभ बलि का आयोजन भी किया गया। महाकुंभ बलि जो है ये हाटी समुदाय की एक बैठक होती है जिसका आयोजन जो उनके प्रमुख मुद्दे होते हैं उन पर विचार करने के लिए किया जाता है। इसमें जो पुरुष हैं वो पारंपरिक लोहिया पहन के आते हैं और जो महिलाएं हैं वो सिर पर डाटू लपेट कर आती हैं। और इसके अलावा अलग अलग सरकारों द्वारा काफ़ी वादे भी किए गए। जो हमारा गिरिपार एरिया है, ट्रांसगिरी का एरिया है, उनकी 133 पंचायतों के जो हाटी समुदाय के लोग हैं उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाएगा। और वर्ष 2016 में जो केंद्रीय हाटी समिति है उनके द्वारा कार्य शुरू भी किया गया था, लेकिन जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा इस कार्य को खारिज कर दिया गया था। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, जैसे कि ये हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सिरमौर को दो पार्ट में डिवाइड करती है हमारी गिरी नदी, इस तरह से। तो ये जो गिरी इस तरह का एरिया है इसको बोलते हैं गिरी पार और इसको बोलते हैं गिरी आर। तो ध्यान रखिएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है गिरी रिवर, और इस एरिया को बोलते हैं ट्रांसगिरी, गिरी पार और इसको बोलते हैं गिरी आर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ अनुसूचित जनजातियां भी हैं, एसटी ट्राइब के लोग भी हैं। उनमें हैं भोट, इन्हें बोध भी कहते हैं, गद्दी, गुज्जर, जाट, लांबा, खांपा, कनौरा, किनारा, लोहला, पंगवाला, संगवाला, बेटा या बेडा, डोंबा, गारा और जोबा। इनका नाम याद रखिएगा। The Union Ministry of Environment and Forest has given clearance to divert the forest land in Bharmor for the construction of which road between Chamba and Kangra। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भरमौर में चंबा और कांगड़ा के बीच की सड़क के निर्माण के लिए वन भूमि को डाइवर्ट करने की मंजूरी दी है। देखिए, कांगड़ा और चंबा के बीच में दो जगह हैं, उनमें रोड बनाया जा रहा है और वो जो रोड है वो फॉरेस्ट लैंड के बीच में से जाएगा। उसके लिए जो हमारा केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय है उनके द्वारा मंजूरी दी गई है। ये जो रोड है, कांगड़ा में जगह है उतराला, वहाँ से लेके चंबा में एक जगह है होली, इनके बीच में बनाया जा रहा है। मैप में देखें, ये देखिए यहाँ पर है कांगड़ा और ये डलहौजी है, यहाँ पर ये चंबा है और ये है भरमौर, और यहाँ पर है बैजनाथ, और ये कांगड़ा में जगह है उतराला, और ये है चंबा में जगह होली। तो जो उतराला है उससे होली तक जाने के लिए बाया जालसू पास जाना पड़ता है और यहाँ पर एक रोड बनाया जा रहा है। तो अब ये जो रोड है ये बाया फॉरेस्ट एरिया से होके जाएगा, इसके लिए अब जो है मंजूरी दे दी गई है। Which has become the seventh district of Himachal Pradesh in which JICA Japan International Cooperation Agency project will be implemented। हिमाचल प्रदेश का सातवां जिला कौन सा बना है जिसमें जायका परियोजना चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी कांगड़ा जिला में। तो हिमाचल प्रदेश में लागू की जा रही 800 करोड़ रुपए की जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी परियोजना में अब कांगड़ा जिले को भी शामिल कर लिया गया है, और कांगड़ा जिले में इस परियोजना के तहत 150 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। और इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आय में वृद्धि कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन्हें फंडिंग की जाएगी। इसके अलावा जो ये हमारा जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी का जो प्रोजेक्ट है, इसे प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड, इनकी सहायता से इसे हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अब शुरू कर दिया गया है। सातवां जिला जो है वो बना है हमारा कांगड़ा, और जो 6 जिले हैं वो है किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। टोटल 7 जिले अब हो चुके हैं। 10 वर्षों की ये परियोजना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से इसे शुरू किया गया, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक ये योजना चलेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की एक सोसाइटी है, उसके अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा है। सोसाइटी का नाम है सोसाइटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इन हिमाचल प्रदेश, और इस सोसाइटी को पंजीकृत किया गया है 2018 में। The Department of Forests of Himachal Pradesh is planning to organize an international bird festival at which place in April। हिमाचल प्रदेश का वन विभाग अप्रैल में किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी उत्सव आयोजित करने की योजना बना रहा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक डैम एरिया ऐसा है जहाँ पर हर वर्ष काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ के आते हैं, तो वहाँ पर ही इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा अप्रैल में। तो कौन सा एरिया है ये आप सभी को पता होगा, ये है पोंग डैम एरिया। Indian cricket team has recently played 2 T20 मैचेस अगेंस्ट विच टीम एट द क्रिकेट स्टेडियम इन धर्मशाला।
भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में किस टीम के खिलाफ 2 टी20 मैच खेले हैं? तो किस टीम के खिलाफ मैच खेले गए? ये खेले गए श्रीलंका के खिलाफ। तो हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुए और ये हुए धर्मशाला में 2 टी20 मैच हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 26 फरवरी को 18वां मैच हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात की जा रही है। और 27 फरवरी को जो है 19वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। और ये जो मैच खेले गए ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेले गए। और मैच से पहले जो हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल, उनके द्वारा स्थानीय देवता जो हैं इंद्रनाग, ये उन मंदिर में गए और वहाँ पर साफ मौसम की प्रार्थना की। और आप जैसा कि आप सभी ने देखा कि मौसम साफ रहा और मैच जो है अच्छी तरह से हो गए। इसके अलावा वर्ष 2003 में रणजी मैच शुरू किए गए थे और वर्ष 2013 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। और अब जो है 19 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। इनमें 14 टी20 मैच खेले गए, 4 एक दिवसीय और 1 टेस्ट मैच खेला गया है। और भारतीय टीम ने अभी तक 4 एक दिवसीय मैच खेले हैं, 5 टी20 मैच खेले हैं और 1 टेस्ट मैच खेला है। और 2 टी20 मैच ऐसे थे साउथ अफ्रीका के साथ जो कि बारिश में धुल गए। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एकमात्र टेस्ट मैच जो है यहाँ पर खेला गया। इसके अलावा आईपीएल के भी 9 मैच यहाँ पर खेले गए हैं। ये लिस्ट दी गई है पूरी की पूरी। इनमें से आपको ये याद रखना है कि पहले पहले मैच किसके के बीच में खेले गए। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया था कि पहला मैच किस किस के बीच में खेला गया। तो 27 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला मैच खेला गया था और ये 50 ओवर का मैच था। और पहला टेस्ट मैच जो है 25 मार्च 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था धर्मशाला स्टेडियम में। इसके अलावा महिलाओं के मैचेस की बात की जाए तो टी20 विश्व कप का 22 मार्च 2016 को भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच खेला गया था। इसके अलावा टी20 मैच की बात की जाए तो पहला टी20 मैच जो है 2 अक्टूबर 2015 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया था। Recently in which state the sex-sorted semen scheme has been successfully tested, under which 3 lakh tube semen will be ordered by हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हाल ही में किस राज्य में सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना का सफल परीक्षण हुआ है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3 लाख ट्यूब सीमन मंगवाए जाएंगे? तो उत्तराखंड में इस स्कीम का सफल परीक्षण किया गया है। स्कीम का नाम है सेक्स सॉर्टेड सीमन स्कीम। और इसके अंतर्गत 3 लाख ट्यूब सीमन जो हैं अब हिमाचल प्रदेश में मंगवाए जाएंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनका उपयोग जो है गायों पर किया जाएगा। और मैक्सिमम जो गायें हैं वो सिर्फ बच्चियों को ही जन्म देंगी। विच पार्टी हैज़ लॉन्च द कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? किस पार्टी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान शुरू किया है? ये किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। बाई विच ईयर द वर्क ऑफ भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन विल बी कम्प्लीटेड? भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का कार्य किस वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा? तो ऐसा बोला गया है इनके चीफ इंजीनियर के द्वारा कि 2025 तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। The Himachal government has extended the ban on गुटखा and tobacco by how many more year or years? हिमाचल सरकार ने गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध को और कितने वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो अगले 1 वर्ष के लिए इस प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। तो हिमाचल सरकार ने गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध जो है इसकी अवधि को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत 1 साल तक गुटखा, पान मसाला और सुपारी इस तरह के पदार्थों पर रोक लगाई गई है। खुली सिगरेट पर भी रोक लगाई गई है। अगर कोई दुकानदार इन नशीली पदार्थों को बेचता है और इनका भंडारण करता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Therapy on Wheels is an initiative started by which foundation's Ash Child Development Center that has been awarded the Zero Project Award by United Nations? थेरेपी ऑन व्हील्स किस फाउंडेशन के आश बाल विकास केंद्र द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है सांफिया फाउंडेशन। ये एक एनजीओ है। इनके द्वारा थेरेपी ऑन व्हील्स ये शुरू किया गया है और अब इन्हें यूनाइटेड नेशन द्वारा जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें कि एक एनजीओ है सांफिया फाउंडेशन, इन्हें जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, नवंबर 2020 में सांफिया फाउंडेशन का एक आश बाल विकास केंद्र है जो कि कुल्लू में है, उनके द्वारा थेरेपी ऑन व्हील्स शुरू किया गया। यहाँ देखिए, आप इसे बोलते हैं थेरेपी ऑन व्हील्स, एक तरह की एम्बुलेंस है। और इसमें कुल्लू जिले के जो भी विकलांग बच्चे हैं जो इन आश बाल विकास केंद्रों में नहीं आ सकते, उन्हें घर घर जाकर इलाज की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जा रही है। और इनमें मोबाइल क्लिनिक, ट्रेडमिल, थेरेपी बॉल्स, पोजिशनिंग बॉकल्स, थेरेपी टॉयज़, किताबें, फ्लैश कार्ड्स, फिजियोथेरेपी तौर तरीके, पोर्टेबल स्पीच, ऑडियोलॉजी उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा, इस तरह की जो उपकरण है इसमें मुहैया करवाए गए हैं। इस तरह की एम्बुलेंस बनाई गई है। और इसमें जो इसको फंडिंग की गई है वो की गई है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा। तो ये जो थेरेपी ऑन व्हील्स है इसे जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
Raj Angad Baba, who played in the winning Indian team of Under-19 Cricket World Cup, is related to which district of Himachal Pradesh? Under-19 क्रिकेट विश्व कप की विजेता भारतीय टीम में खेले राज अंगद बाबा का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो सिरमौर जिले से संबंधित हैं राज अंगद बाबा। तो राज अंगद बाबा, इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में हुआ था और इनकी जो अपब्रिंगिंग है, इनका जो पालन पोषण है, चंडीगढ़ और अम्बाला में हुआ था। तो जो अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम थी जिन्होंने कि इस बार का जो विश्व कप जीता है 2022 का, जो कि वेस्ट इंडीज़ में हुआ, उस टीम का ये अहम हिस्सा थे। इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉलिंग भी की और काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने रन भी बनाए और इसके लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। इसके अलावा इन्होंने युगांडा के खिलाफ 162 रन की पारी भी खेली थी। Which team has bought Rishi Dhawan, Vaibhav Arora and Raj Angad Baba during IPL 15 auction for 2022? 2022 के लिए IPL 15 की नीलामी के दौरान ऋषि धवन, वैभव अरोड़ा और राज अंगद बाबा को किस टीम ने खरीदा है? इन्हें खरीदा गया है पंजाब किंग्स के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं वैभव अरोड़ा, जो कि एक बॉलर हैं। इन्हें पंजाब किंग्स के द्वारा 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया है IPL 15 की नीलामी के दौरान, जो कि अब 2022 में खेला जाएगा। और एक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं ऋषि धवन, इन्हें भी पंजाब किंग्स के द्वारा 55 लाख रुपए में खरीदा गया। और राज अंगद बाबा, इन्हें भी पंजाब किंग्स के द्वारा 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।